नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों, जो सीटेट का एग्जाम होता है वह कंसेप्चुअल बेस पे होता है। इसमें जिस बच्चे की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता तीव्र होती है, वो बच्चा अच्छा स्कोर लाता है। इसमें आपके पास चार ऑप्शन दिए रहते हैं। आपको लगेगा चार के चारों सही हो सकते हैं, और सही भी रहते हैं, चारों ऑप्शन सही रहते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, वही आपका राइट आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन को रटने का प्रयास न करिए कि हम क्वेश्चन के आंसर रट ले, हम पास हो जाएं। देखिए, जो सीटेट होता है, जो टेट होता है, जैसे किसी भी राज्य का टेट लीजिए, यूपी का टेट ले लीजिए, ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। एक होता है कि आपका कंसेप्चुअल बेस पे होता है, एक होता है आप रट ले पास हो जाएं। जैसे जो यूपी टेट होता है उसे आप रट लेंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन जो सीटेट होता है दोस्तों, उसमें अगर आप रटेंगे तो आप पास नहीं हो सकते। इसलिए इसमें आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। आज जो पेपर आंसर सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका सीटेट पेपर 1 है, जो कि आपका 6 फरवरी 2023 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब ईवीएस के अंतर्गत जो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, पेडागोजी और कंटेंट को मिलाकर इसी 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यह चैनल आप सबके लिए सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध करा रहा है। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2011 से लेकर अब तक आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराया जा रहा है। आपको जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह युगल चिन्ह जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। दोस्तों, इसमें आपको बताना है भारत देश के एक आपको राज्य बताना है और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। जैसे मणिपुर है और जम्मू कश्मीर है, आपको पता है। जिस इसमें केंद्र शासित आपको प्रदेश है बताना है। इसके बाद है असम है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है, मेघालय है, तेलंगाना है, अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम सब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। मणिपुर आपका एक राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर आपका क्या है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। आपको पता होगा जैसे कि 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर 2019 में जो जम्मू कश्मीर था, पहले यह राज्य था, इसे दो भागों में बांट के एक आपका लद्दाख बनाया गया है, एक आपका जम्मू कश्मीर, दोनों के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अभी से जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की मांग चल रही है, जल्दी ही देखेंगे आप इसे राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर हैं। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना कब था, 31 अक्टूबर 2019 को। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के तीन समुद्र तटीवर्ती राज्य बताइए। आपको बताना है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि समुद्र तटी से सटे हुए हैं। अगर इसमें हम सब ऐसे राज्य बताएं जो राज्य आपके समुद्र से सटे हुए राज्य हैं। देखिए, भारत के तीन समुद्र तटीय राज्य आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसके बाद है झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल। इसके बाद है असम, उड़ीसा, कर्नाटक। इसके बाद है त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कौन कौन से राज्य आपके समुद्र से सटे हुए हैं। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो गुजरात। गुजरात आपका समुद्र से सटा हुआ राज्य है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पर अगर हमसे बात करें तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है। थर्ड पे अगर हमसे बात करें तो गोवा है, जो कि सभी राज्य का आपके सटे हुए हैं। अभी कितने राज्य हैं टोटल बताते हैं आपको। इसके बाद है कर्नाटक है। पांचवें की बात करें तो केरल है। तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल है। इतनी तो राज्य आपके हैं जो कि समुद्र से सटे हुए राज्य हैं।
आप यहाँ पे देखेंगे टोटल 9 राज्य हैं जो कि समुद्र से सटे हुए राज्य हैं। अब आप ऑप्शन में देखिए कौन से ऑप्शन में मैच करें। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह सिर्फ आपका सीटेट में ही नहीं पूछा जाता, आपके हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया कितने राज्य हैं जो कि समुद्र से सटे हुए हैं, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद और भी कुछ राज्य हैं जो समुद्र से घिरे हुए हैं, जैसे आपका दमन द्वीप है, इसके जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह वह है, लक्षद्वीप है, ये दमन और दीव है, यह सब आपके समुद्र से घिरे हुए राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम सब बात करें जो समुद्र से और स्थल दोनों से लगे हुए हैं, तो यह आपके इतने राज्य हैं जो कि समुद्र से लगे हुए हैं। ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है कि कौन से राज्य आपके समुद्र से लगे हुए हैं। तो समुद्र से राज्य इतने लगे हुए हैं, लेकिन ऑप्शन आप देखेंगे किसी भी ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन नहीं मिले। जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना दोस्तों वह आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, तो तेलंगाना नहीं है। तेलंगाना उसके पहले आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश आपका लगा हुआ है समुद्र से, लेकिन तेलंगाना नहीं है। झारखंड की बात करें, झारखंड भी नहीं लगा है। असम की बात करें तो असम आपका पूर्वोत्तर का राज्य है, तो एकदम ऊपर है, यह भी आपका लगा नहीं हुआ। त्रिपुरा भी आपका, त्रिपुरा जो मैप में है, अगर हम सब मैप बात करें जो इस तरफ का मैप होता है, जो आप पे ऐसे मैप आता है इस तरफ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जो गिरता है, यहाँ पे त्रिपुरा है, लेकिन यहाँ पे जो बांग्लादेश है, यहाँ पर बांग्लादेश में पड़ता है, त्रिपुरा उसके ऊपर है, इसलिए त्रिपुरा भी नहीं होगा। ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं ऑप्शन सही था, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सबको समान दिया गया था। इसमें आप जानते रहिए कि जो समुद्र से सटे हुए राज्य हैं यही राज्य हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य बताइए जो मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं। सबसे पहले अब मध्य प्रदेश बताने के लिए आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश स्थित कहाँ पे है। मध्य प्रदेश की अगर हम सब बात करें तो मध्य प्रदेश एकदम सेंटर में, भारत का जो मैप है, मैप यहाँ पे सेंटर में एकदम स्थित है मध्य प्रदेश। इसके जो सटे हुए राज्य हैं, ऑप्शन हम आपको पहले देखते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है। गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, राजस्थान है, झारखंड है, उड़ीसा है। इसमें जो तीनों राज्य आपको बताने, जैसे राजस्थान है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। सेकंड ऑप्शन आप कहेंगे कुछ जैसे उत्तर प्रदेश एमपी से लगा हुआ है, क्या राजस्थान लगा हुआ है? आप कहेंगे राजस्थान भी लगा हुआ है, लेकिन क्या बिहार? आप कहेंगे बिहार जो है वह जो, अब देखिए बिहार जो कि वह मध्य प्रदेश से नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बीच में आपका यूपी आ जाता है। गुजरात की बात करें लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, तेलंगाना, अब तेलंगाना देखेंगे तो तेलंगाना यह जो है मध्य प्रदेश से नहीं लगा हुआ है, तो इस भी आपका गलत हो जाएगा। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एमपी से लगा हुआ है, लेकिन झारखंड, झारखंड भी जो अगर आप देखेंगे झारखंड है कहाँ, झारखंड भी आपका मध्य प्रदेश से नहीं लगा हुआ है। झारखंड बीच में छत्तीसगढ़ आ जाता है, यूपी आ जाता है, तो यह भी नहीं लगा है, और उड़ीसा भी आपका नहीं लगा है। इसमें एक ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, गुजरात लगा हुआ है, महाराष्ट्र भी आपका मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, और छत्तीसगढ़ भी एकदम सटा हुआ राज्य है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन पर बैठी। कहाँ से दोस्तों? सूरत से जा रही है वो, और जा कहाँ रही है? नागरकोइल जा रही है 29 तारीख को। यह ट्रेन कितने बजे चली दोस्तों? जो 20:30 पे, 20:30 पे चली, और 1 दिसंबर को, 29 नवंबर को तो चली दोस्तों, लेकिन वहां पे 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को वह दोस्तों पहुंची कितने बजे? 13 बजे पहुंची। सबसे पहले आपको इसमें यह समझना पड़ेगा कि पहले इसके आगे क्या करें। नागरकोइल पहुंची, यदि इस ट्रेन ने कितना दोस्तों 21 से 19 टोटल दूरी कितना तय की? 21 से 19 किलोमीटर की दूरी तय की। तो चली हुई औसत चाल आपको बताना है कि कितनी चाल में वह चली थी। सबसे पहले इसमें समय निकालना पड़ेगा, कितना समय आता है, कितनी समय में ट्रेन जो है पहुंची है, फिर उससे इसमें भाग दे देंगे तो जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हमसे बात करें तो आपको यह समझिए कि हमने 29 नवंबर की शुरुआत किया था, लेकिन हम पहुंचे कब थे? पहुंचे थे दोस्तों 1 दिसंबर के। ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से आप सॉल्व करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और आपको 1 नंबर देके चले जाते हैं। आपको पता होगा जो 29 नवंबर होता है, नवंबर का महीना आपका 30 का होता है, तो मतलब एक 30 जाएगा, पूरा दिन चला गया 30। इसके बाद 29 नवंबर को हमने चले कब थे? 8:30 बजे चले थे। कितने? 8:30 बजे शाम। अगर यह सिर्फ 8:30 लिखा होता तो यह सुबह माना जाता, क्योंकि 20:30 लिखा गया है, इसलिए यह शाम का समय है 8:30 बजे। हमने 8:30 बजे देखा,
चला, फिर उसके बाद हमने 30 तारीख को पूरा चला और 1 दिसंबर को हमने कितने बजे पहुंचे? हम पहुंचे थे दोस्तों 1 बजे पहुंचे थे, दोपहर में 1 बजे पहुंचे थे। अब हमको पूरा इसमें समय निकालना है, समय निकाल के 21 से 19 में भाग देना है। चलिए हम पहले जोड़ते हैं। पहले हम देखिए यहाँ पे 8:30 है। अगर इसमें हम 29 तारीख को साढ़े शाम के हैं, कितने बजे? 20 बजे हैं। इसे अब जोड़ के हम फाइनल कर देते हैं, यह 29 तारीख है। अगर इसमें हम 3.5 घंटा और प्लस कर दें, 8 4 12 होता है तो आधा घंटा और प्लस है, तो इसमें हम 3.5 घंटा प्लस कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास अगर 3 घंटा हम जोड़ देते हैं, हमारे पास डेट आ गई, अब 30 तारीख आ गया। 3 घंटा प्लस करने के बाद, क्योंकि हम अब 30 तारीख हो गए तो 30 में पूरा 1 दिन जाता है, तो यह 24 घंटे यहाँ प्लस हो जाएंगे। इसमें हम क्या करें, 24 घंटे और जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ जाएगा 1 तारीख आ जाएगा। 1 तारीख के 12 बजे रात है और यहाँ पे 1 तारीख 13 बज रहा है, मतलब कि पूरे 12 घंटा और 1 घंटा ये है 13 घंटा। 13 घंटे इसमें और हम अगर जोड़ देंगे तो इसमें आप 13 घंटे और जोड़ दीजिए। आप इसे जोड़ दीजिए, 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 6 6 4 10 की 0 आया, 80 लगा, 1 हो गया, फिर 2 1 3 1 4। हमारे पास जो टोटल समय आया 40 घंटा 30 मिनट आया। और हमको भाग देना है, किसमें भाग देना है? तो हमको 21 से 19 में देना है। इसमें जब आप भाग देंगे आपके पास लगभग 52.52 के समथिंग आएगा, 523 ऐसे कुछ आएगा, 58 के समथिंग। हमको निकटतम बताना है। निकट क्या है? 53 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आप 52 नहीं कर सकते क्योंकि जितना हमारा पास आंसर आ रहा है उसके निकट क्या हो, 53 है, इसलिए ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत आराम से लगाने का प्रयास करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। बस आप कंसेप्ट को समझिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, आपका घर यक्ष और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है तथा यक्ष और वाई के बीच एक व्यक्ति राजमार्ग यक्ष और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 20 मीटर, यहाँ पे दोस्तों पहले 200 मीटर पश्चिम की दिशा में जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने एक मैप बना दे रहे हैं, ये आपका पश्चिम है, पश्चिम दिशा आप कितना गए? आप 200 मीटर गए। इसके बाद कह रहे हैं पश्चिम दिशा में गए, फिर इसके बाद ठीक उत्तर की दिशा में 80 मीटर गए। उत्तर दिशा ऊपर होता है, आप यहाँ पे इस तरफ 80 मीटर गए, लंबा सुरंग मार्ग पर पार करते हैं। अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर फिर आप 200 मीटर यहाँ पे चल गए, क्योंकि नीचे हमने 200 चला था तो ऊपर भी 200 चल गए। 200 मीटर चल के विद्यालय पहुंच जाते हैं। अब आपको बता, आपने शुरुआत कहाँ किया था? शुरुआत आपने यहाँ से किया था, आपने यहाँ पे आपका विद्यालय है, इस तरीके से चल के आपका विद्यालय के सापेक्ष आपका घर, किसके सापेक्ष पूछा है दोस्तों? आपको अपने विद्यालय के सापेक्ष अपना घर बताना है। आप कहेंगे, एक मिनट, आपके विद्यालय आपके सापेक्ष आपका घर है, किस दिशा में है? तो इसमें ऑप्शन जो आपके पास दिया है, पहला ऑप्शन है 4 से 80 ठीक उत्तर, इसके बाद है 280 मीटर उत्तर पश्चिम, 80 मीटर ठीक उत्तर, इसके बाद है लास्ट ऑप्शन है 80 मीटर ठीक दक्षिण। हमको विद्यालय के सापेक्ष बताना है, यह हमारा विद्यालय है और इसके सापेक्ष बताना है। तो हमारा घर, तो हमारा घर इस तरफ है और इसकी दूरी यहाँ पे हमने कितना तय किया था? 80 चला था, तो हमारा ठीक दक्षिण की तरफ है हमारा घर। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीकों को अपनाते हैं? सबसे पहले आपको झूम खेती के बारे में बताते हैं। झूम खेती होता क्या है? झूम खेती होता है दोस्तों, जो जंगली इलाके होते हैं वहाँ पे झूम खेती की जाती है। वहाँ पे जो जंगल होते हैं उसे काट के वहीं पे जला दिया जाता है, फिर मिट्टी उपजाऊ, उसे मिट्टी को गोड़ कर उपजाऊ कर लिया जाता है, उसमें फसल बोई जाती है, फसल पैदा होती है, फसल काट लिया जाता है, 1-2 बार ऐसा किया जाता है, फिर जंगल को छोड़ दिया जाता है, फिर घास फूस आ जाते हैं, आने के बाद फिर वह बड़े हो जाते हैं, फिर काट के वहाँ पे किया जाता है। इस प्रकार से इसे आप स्थानांतरित खेती के भी नाम से जानते हैं, जहाँ घास फूस है काट के जलाएंगे, खेती करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरे जगह जाएंगे, ऐसी खेती। अब जाहिर सी बात है ऐसी खेती आपके पहाड़ी इलाकों में किया जा रहा है, तो फिर जिस आपके राज्य में पहाड़ ज़्यादा होते होंगे वहीं पर तो ऐसी खेती की जाएगी। ऑप्शन इसमें जो है, पहला ऑप्शन है मिजोरम है, सेकंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन झारखंड है, सेकंड ऑप्शन मिजोरम है, थर्ड ऑप्शन है असम है, लास्ट ऑप्शन छत्तीसगढ़ है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है,
मिजोरम में ऐसी खेती आपके पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलती है जहां पे ऐसी खेती की जाती है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से अस्पष्ट देख सकते हैं। आपको बताना है, ऐसी चीज बताना है कि जो हमारे इसी आदमियों की अपेक्षा वह 4 गुना तेज देखते हैं और वह युगल जोड़े में रहते हैं। कबूतर है, तोता है, कौवा है, कोयल है, गिद्ध है, फाख्ता है, चील है, बाज है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह चील और बाज है दोस्तों। वह बहुत ही तेज देखते हैं, वह लगभग मनुष्य से 4 गुना तेज देखते हैं, ऊपर ही रहते हैं तभी वस्तु को देख लेते हैं और अपना शिकार करते हैं। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मच्छर द्वारा होने वाले फैलने वाले 2 रोग का समुच्चय चयन करना है। देखिए, मच्छर से आपको बचना चाहिए। मच्छर से जो काटते हैं उसके साथ जो बैक्टीरिया छोड़ देते हैं उससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। कौन बीमारियां का समुच्चय मच्छरों के द्वारा होता है उसको आपको बताना है। ऑप्शन है हैजा है, मियादी बुखार है, सेकंड है हैजा है, मलेरिया है, थर्ड है मियादी बुखार है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। देखिए, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे मच्छर नहीं काटते होंगे और वह टाइफाइड या फिर फीवर की दवा ये सब नहीं लिया होगा। जरूर दोस्तों अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से आप सीख सकते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में कैसे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको मच्छर आपने जांच कराया है, लेकिन एक बार भी सोचने का प्रयास किया है कि इससे कौन कौन से रोग हमको होते हैं। कोई मच्छर हमको काट लिया, हमको कौन रोग हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है। बाकी ये सब मच्छर से नहीं होते हैं। बाकी जैसे डेंगू होता है, डेंगू तो चिकनगुनिया ये जो होते हैं मच्छर के काटने से ही फैलती हैं और मच्छर से हमको बचना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जहाँ पानी एकत्रित किया हुआ रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं बताते हैं कि जहाँ पे पानी एकत्रित किया जाता है वहाँ पे केरोसिन मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि दोस्तों जो मच्छरों का विकास होता है, मच्छर जो अंडे देते हैं उसका जो विकास होता है वही गंदे पानी में ही होता है। जब वहाँ पे आप पानी मिट्टी का तेल डाल देते हैं फिर वह फैल नहीं पाते हैं और वो मर जाते हैं, इसलिए वहाँ पे मिट्टी का तेल डाला जाता है। तो इसमें राइट आंसर 4 है। दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिए गए पैमाना छपा है। पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर कितने दोस्तों? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर है 960 मीटर है। यदि इस मानचित्र में किन्हीं 2 स्थलों की मापी गई दूरी कितना है? 39.8 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों स्थलों के बीच वास्तविक दूरी है निकटतम आपको बताना है। देखिए, इसमें जो आपको बताना है, यदि इन मानचित्र पहले मानचित्र का पैमाना दे दिया गया है। पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 960 मीटर है। और हमको पूछा आंसर किस में देना है? किलोमीटर में देना है। ज़्यादा जो समस्याएं होती हैं बच्चों से यही समस्या हो जाती है कि बच्चे आंसर को ये नहीं समझते कि किलोमीटर में पूछा गया है कि मीटर में पूछा गया है। पहले यह आप ध्यान दिया करिए कि हमारा ऑप्शन जो हमको दिया गया है वह किस में पूछा जा रहा है या किलोमीटर में दिया गया है। सबसे पहले हमको यहाँ 39.8 सेंटीमीटर दिया गया है और 1 सेंटीमीटर बराबर है कितना? 960 मीटर है। तो जाहिर सी बात है आपको क्या कहना पड़ेगा? 960 इसमें गुणा करेंगे कितने से? 39.8 से गुणा करेंगे तो अब जो आएगा वह आप किसकी वैल्यू आएगी? वह आपकी मीटर की वैल्यू आएगी। फिर आपको पता होगा अगर हमको किलोमीटर कितना 1000 जब मीटर होता है 1000 मीटर बन के कितना बनते हैं? 1 किलोमीटर बनते हैं। तो इसमें जो आएगा इसे आप जब गुणा करेंगे तो जो आएगा फिर आप 1000 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो आपका किलोमीटर में निकल जाएगा। तो चलिए हम आपको भाग करके बताते हैं। सबसे पहले कि भाग करने पे हमारे पास आ कितना रहा है, इसका पहले गुणा करते हैं ना 39.8 से। 39.8 से करेंगे तो इसका लगभग आएगा आपको दोस्तों 38,208 आता है। ये तो आ गया। अब इसे हमको क्या कहना है? इसको हमको किलोमीटर में निकालना है। किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको 1000 से भाग देंगे। 1000 से जब आप यहाँ पे भाग दे देंगे आपको पता होगा ये संख्या 2 से कट जाएगी। अब इसी प्रकार से काटिए, काट के जब फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा, यह फाइनल आपके पास रिजल्ट आएगा 38.20 के समथिंग आएगा। तो 38 इसमें किस में लगभग आपके देखिए निकटतम पूछा गया था। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र में किसी
लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। इसकी बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहला कुछ कथन है बताते हैं इसकी आपको पहले। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य कौन सा होगा? वह विशेषता अपने घर की बता दी कि हमारे घर की यह विशेषता है। अब विशेषता के हिसाब से आपको बताना है वो कौन से राज्य हो सकता है। सबसे पहले आपको ऐसे कॉन्सेप्ट का जवाब देने के लिए पता होना चाहिए कि ऐसे घर पाए किस राज्य में जाते हैं। ऐसे घर दोस्तों जहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है, पत्थर और लकड़ी के घर बनते हैं, और जो ठंड लगती है तो लोग अपने छतों पे बैठते हैं, और धूप वहाँ पे अच्छी लगती है। धूप तो हर जगह अच्छी लगती है, लेकिन आप कहेंगे रेगिस्तान में थोड़ी अच्छी लगेगी। राजस्थान में आप जाइए, वहाँ कहीं आपको धूप अच्छी लगती है, धूप अच्छी नहीं लगती। तो फिर वहाँ पे ऐसे कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, लद्दाख है। देखिए असम बिहार तो आपका होगा नहीं, अब लद्दाख भी नहीं होगा। इसमें जो है जो पत्थर के घर पाए जाते हैं। देखिए लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में बहुत चीजें कॉमन है, लेकिन दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश की छतें हैं यह ढालू होती हैं, ऐसे छतें होती हैं, शंक्वाकार होती हैं, लेकिन लद्दाख में छतें आपकी प्लेन होती हैं। यही अंतर है, बाकी वहां पे भी पत्थर के घर पाए जाते हैं, यहाँ पे भी पत्थर के घर पाए जाते हैं। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे, एनसीईआरटी में जो हिमाचल प्रदेश लद्दाख की विशेषता बताई गई एक साथ बताई गई है, लेकिन अंतर उसमें आप जानते रहिए, अंतर यही है कि यहाँ की छतें ढालू होती हैं, लेकिन यहाँ पे छतें प्लेन होती हैं। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डल झील हमारे देश की एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग प्रसन्न रहना पसंद करते हैं। ये शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है। देखिए डल झील कहाँ पे है, सबसे पहले आपको वह राज्य पता होना चाहिए। इसमें और कुछ नाव की बात की है जिसे हाउस बोट, इसके बाद है शिकारा, चप्पू चलाना चाहते हैं। देखिए शिकारा की बात किया गया, हाउस बोट की बात करें, यह सब एक जल में जो नाव होती है उसी प्रकार से होते हैं। नाव पे अलग अलग नाम दिया गया है, उसे आप जानते रहिए। अब सबसे पहले डल झील पे आते हैं। डल झील होती कहाँ पे है? डल झील ऑप्शन है आपके पास, उदयपुर है, जयपुर है, हैदराबाद है, श्रीनगर है। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन इसमें फोर्थ सही है कि श्रीनगर। डल झील है कहाँ पे दोस्तों? यह आपका श्रीनगर में है। मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि मच्छर, आप कहीं भी सोते रहिए, मच्छर आपके कानों में भी मिलाने लगते हैं, आपके पैरों में काटने लगते हैं। कैसे जान जाते हैं? आप एकांत में कहीं लेट जाइए कि आदमी नहीं पहुंच पाता, लेकिन मच्छर आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये ऐसे पहुंच जाते हैं कि आपके गंध से आपको पहचान लेते हैं कि यहाँ पे आदमी है। हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, तो यह गलत हो जाएगा, सांसों के कंपनों से नहीं बल्कि गंध से दोस्तों। सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, श्वास द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध से, या फिर लास्ट है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। ऑप्शन फोर्थ सही होगा। जो पैरों के तलवे की जो गंध होती है उससे हमको पहचानते। देखिए सांस के द्वारा छोड़ी गई गंध वायु से नहीं दोस्तों, देखिए हाँ इसी से नहीं होगा। जो पैरों के तलवे की गंध होती है उससे मच्छर हमको पहचान लेते हैं और हमारे पास भिनभिना कर काटते हैं और रोग फैलाते हैं। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। पहेली है, कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सी 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 सी। अब यहाँ पे समझ गए बात किसकी हो रही है? तो मर्चे की बात हो रही है। मर्चों काट के हम इसे ज्यादा अभी खाने में ज्यादा डाल देते हैं, बहुत तीखा हो जाता है, क्या होता है? सीसी सीसी करते हैं। आंख और नाक से निकले पानी, याद दिला दो नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं, इसका हल। देखिए एक आपके पास एनसीईआरटी में है, क्लास थर्ड की एनसीईआरटी में है, कौन कहाँ से आया जी कविता है, वह आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर उसको आपने पढ़ लिया, आपके एग्जाम में काफी बार यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन कहाँ से आया जी, मिर्ची कहाँ से आई है, गोभी कहाँ से आई है, तो आपको वह कविता जरूर पढ़िए। उसमें सब चीज कविता के माध्यम से बताया गया है और यही बताया गया है, उसका टाइटल यही है, कौन कहाँ से आया जी। इसमें आप जानते ही होंगे इलायची लाल, इसमें किसकी बात करें? लाल मिर्च। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। देखिए खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का एक राजकीय वृक्ष भी है, इसको जानते रहिए। इसकी वृक्ष की विशेषता आप बताइए। इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे जो राजस्थान में जो भी पौधे पाए जाते हैं, ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें जल की आवश्यकता नहीं होती है, ना के बराबर होती है।
यह वृक्ष बहुत उपयोगी होती है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। यह भी ऑप्शन सही है दोस्तों। इसके वृक्ष की लकड़ी शीघ्र ही कीड़ा नहीं दोस्तों, यह ऑप्शन नहीं है। यह इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है और इसमें कीड़ा जल्दी नहीं लगता, अतः इसका इमारत लकड़ी हाथ उपयोग, यह गलत है। यह छायादार वृक्ष नहीं है दोस्तों, यह एक छायादार वृक्ष है। जो खेजड़ी वृक्ष है यह छायादार वृक्ष है, जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। यह भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें ए, बी और ए किस में मैच कर रहा है? ए, बी, ए, तो ऑप्शन आपका फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां लोग नारियल के तेल में पकी हुई तली समुद्र मछली खाना पसंद करते हैं। देखिए नारियल के तेल की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आया करे उसे आप इंडिकेट करने लिए कनेक्ट करने का प्रयास करिए। जैसे अगर सोयाबीन से कोई क्वेश्चन आ जाए, सोयाबीन से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझिए सोयाबीन होता कहाँ पे ज्यादा? सोयाबीन आपके एमपी में ज्यादा होता है, महाराष्ट्र में होता है, तो फिर यह क्वेश्चन आपका इसी दोनों राज्य से संबंधित रहेगा। लेकिन नारियल, अब नारियल वहां पे होता है जो समुद्री इलाके हैं, जो समुद्र से सटे हुए राज्य हैं। अब देखिए कुछ इसमें राज्य दिए गए हैं, जैसे तेलंगाना की बात किया गया, आपको पता है तेलंगाना समुद्र से सटे हुए राज्य नहीं है, तो आप ये ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इस प्रकार से आप छांटने का प्रयास किया करिए कि कैसे कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। अब क्या इस इलाके में नारियल पाए जाते हैं? आप कहेंगे इस इलाके में दोस्तों नारियल नहीं पाए जाते हैं, नारियल जो पाए जाते हैं गोवा में पाए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर इस प्रकार से आप किसी क्वेश्चन को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे और कनेक्ट करना सीख गए तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर जाएंगे। इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? आप गोवा में चले जाइए, वहां पे आपको कुछ भी मिले दोस्तों, उसमें आप उसके साथ आपको नारियल जरूर मिलेगा। मछली खाएंगे नारियल में तला रहेगा, कुछ भी कोई चटनी ले रहे हैं नारियल की चटनी ले, मतलब हर चीज में नारियल और चावल यही आपको देखने को मिलता है। पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, पर्यावरण कब होगा? अब यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। विषय में परंपरागत होगी। शिक्षक ने उद्देश्य पाठ से प्रारंभ में ही बता दिया, उद्देश्य कह रहे हैं इसका पाठ के प्रारंभ में बता दीजिए, उद्देश्य यही हमारा पढ़ाई का हमारा यही उद्देश्य है। विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करती है, देती विषय को पूरा करने के लिए दत्त कार्य दोस्तों नहीं, तो ऑप्शन इसमें थर्ड सही होगा। विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करना, तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है दोस्तों? किसकी बात करें? एकीकृत की बात करें। ऑप्शन है क्योंकि पहला ऑप्शन है क्योंकि बच्चा खंडित बातों को बजाय संपूर्णता से बातों को आसानी से समझता है। ये तो सही लग रहा है ना। एकीकृत मतलब जैसे बच्चा है, अभी कोई चीज टुकड़े टुकड़े में बताएं तो बच्चा समझ पाएगा नहीं, अगर आप एक सीक्वेंस बताएंगे बच्चा तुरंत समझ जाएगा, इसलिए यह ऑप्शन तभी सही लग रहा है। इसके बाद अगला है क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। अमूर्त नहीं दोस्तों, मूर्त बातों से। मूर्त मतलब होता है जो चीज हम देख के कोई चीज के बारे में सोचें। अमूर्त मतलब होता है जब हमारे पास कोई नहीं, जिसे हमने माना कि वह संख्या यक्ष है, अब हमारे पास संख्या तो देख रहे हैं, हमने यक्ष मान लिया, यह आपका अमूर्त कहलाएगा। क्योंकि बच्चा संपूर्णता से बातों को आसानी से रट सकता है। रटने के बाद जहां आए जिस ऑप्शन में आए वो गलत होगा, क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। देखिए अब इसमें जो बात राइट आंसर होगा ऑप्शन, क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक विकसित। खंडित बातों को आसानी से नहीं समझ पाता दोस्तों। बच्चों को हम जब एक सीक्वेंस वाइज पढ़ाएंगे, खंडित खंड खंड करके नहीं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? किसकी बात करें? रेटिंग स्केल की बात करें। ऑप्शन है दत्त कार्य, जांच सूची, अवलोकन, लिखित प्रश्न। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अवलोकन दोस्तों। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? अब देखिए यहाँ पे गलत पूछा गया है। बच्चे गलती कहाँ होती है? साधन नहीं है, ध्यान नहीं पे नहीं ध्यान देते हैं, और वह पहला ऑप्शन देखेंगे कहेंगे तो ऑप्शन सही लग रहा है, और जाहिर सी बात है अब इसमें आपको सभी ऑप्शन सही मिलेंगे, एक ऑप्शन जो गलत मिलेगा। अब जो ऑप्शन गलत है हो सकता है लास्ट में पहला ऑप्शन पढ़ेंगे यह सही है और यही मार के चले आएंगे। पता चला कि लास्ट में पता चला इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए आप अगर नहीं पूछा गया उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, और जब भी आप सॉल्व करें पता चले हमको इसमें ढूंढना क्या है, गलत ऑप्शन ढूंढना है।
वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, व्याख्यान अभिलेख, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, मापनी। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। हमको बच्चों को वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं करना चाहिए। अब जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ाएं, उसी में बीच बीच में चेक करते रहें। ऐसा नहीं कि हम पूरे साल भर मेहनत से पढ़ाएं और पता चले कि बच्चा को लिख ही नहीं पा रहा है, तो फिर हमारा पूरे साल की मेहनत खराब चली जाएगी ना। यही आपकी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण होती है, जो कि निगेटिव होती है। जैसे भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ाने से पहले माइक चेक ना किए और हम पढ़ा दिए, पूरे 1 घंटे की क्लास ले लें, फिर हमको पता चले कि हमारी आवाज़ तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। इसलिए पढ़ाने से पहले हर चीज़ चेक कर लेना चाहिए कि हमारी माइक सही चल रही है कि नहीं, पीपीटी सही चल रही है कि नहीं, क्वेश्चन आंसर सब सही चल रहा है कि नहीं, ये चेक करके तभी पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा जाएँ, लास्ट में चेक करें, पता चला कि लास्ट में हम गलत हो जाएँ। इसलिए ऑप्शन यही आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। परियोजना अध्ययन में मानचित्र पढ़ाना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल क्या है? ग्लोब का पहला ऑप्शन है, ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल। उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। थर्ड है अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल। लास्ट है स्थान दूरी दिशाओं से सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। हमको इसमें जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर फोर्थ होगा। हम इसके हिसाब से समझ सकते हैं कि इसकी दूरी कितनी है, सापेक्ष कितनी है, किस स्थान पे है, किस दिशा में। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है? विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? किसमें बात करें, क्या डूबा और क्या पानी में तैरा, यह टॉपिक चल रहा है। अवलोकन का होगा, पहचानना का होगा, पानी के प्रति संवेदना होगा या फिर समझ होगा। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अवलोकन होगा। बच्चा अवलोकन करेगा, 2 चीजें नहाई गई, एक तो डूब गई, क्यों डूब गई, एक चीज तैर रही है, क्यों तैर रही है, ये क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। बल्कि वह संवेदना नहीं कर रहा है, समझ नहीं कर रहा है, पहचानना नहीं कर रहा है, वह अवलोकन करेगा। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? इसमें गलत बताना है। अवलोकन है, निष्कर्ष निकालना, निर्धारित करना या फिर पूर्वानुमान लगाना। ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, निर्धारित करना। आपको निर्धारित करना नहीं है और यही आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है, ईवीएस एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए वास्तविक जीवन पर। पहला ऑप्शन है वास्तविक जीवन पर आधारित। जाहिर सी बात है दोस्तों, बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। आनंददायक देखिए दोस्तों, ऑप्शन हम और देखेंगे, अगर इससे ज्यादा कोई ऑप्शन हमको मिलता है तो वह सही होगा, नहीं तो ऑप्शन आपका यह सही होगा। पहला ऑप्शन है किसी भी समयावधि। प्रकृति में केवल, देखिए केवल ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में आ गया वह ऑप्शन आपका कभी नहीं सही हो सकता। यहाँ पे भी केवल है, मतलब यह आपका दोनों गलत है और यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसी क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरण को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है पहले कुछ कथन है क्रियाकलाप का संचालन, सेकंड ऑप्शन है दोहराना, थर्ड कथन है योजना बनाना, लास्ट है प्रक्रम पर विचार करना। ऑप्शन है सही क्रम आपको बताना है कौन सा क्रम सही होगा, ए बी सी डी, सी ए डी बी, थर्ड है सी ए बी डी, लास्ट है डी सी ए बी। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सबसे पहले क्या आएगा, पहले 1 नंबर पे यह आएगा, उसके बाद 2 नंबर पे यह आएगा और 3 नंबर पे दोहराना, फिर इसके बाद प्रक्रम पर विचार करना, यह आपका 4 नंबर पे आएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन ये आपका थर्ड पे मैच कर रहा है दोस्तों, यह गलत है, थर्ड पे मैच कर रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, इसमें जो सही आंसर होगा वो सेकंड होगा दोस्तों। हमने जब यहाँ पे टिक मारा फिर याद ध्यान आया, यह जो प्रक्रम पर विचार करना, आप इसे प्रक्रम पर विचार करना यह आपका पहले रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा, पहले आपका योजना बनाएंगे, यह 1 पे रहेगा। इसके बाद जो रहेगा दोस्तों क्रियाकलाप का संचालन करेंगे। पहले आप योजना बनाएं, फिर उसके बाद क्या करें, संचालन करेंगे, ये सेकंड पे हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रक्रम पर विचार करें, संचालन, फिर उसके बाद आपको विचार करना है, यह थर्ड पे रहेगा, फिर दोहराना, यह आपका लास्ट पे हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सेकंड सही होगा, यह गलत रहेगा दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इज
राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ईबीएस पाठचर्या का आधार वाक्य क्या है दोस्तों? किसकी बात करें? पाठचर्या आधार वाक्य आपको बताना है। रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, व्यवहार अधिगम सिद्धांत। ईबीएस जो फोकस करता है किस पे करता है? वह सामाजिक रचनावाद सिद्धांत पे करता है। इसका आधारवार वाक्य क्या है दोस्तों? सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईबीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि दोस्तों? पहला ऑप्शन है, यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। सेकंड है, इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है। थर्ड है, बच्चे प्रयोजन के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं। लास्ट है, यह कार्यानुभव अभिसारी चिंतन को अवसर प्रदान करता है। देखिए, अभिसारी चिंतन जो होता है वह आपका ईबीएस प्रयोजन का लाभकारी है क्योंकि दोस्तों यह कार्यबनों या अभिसारी चिंतन का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन इसमें आपका फोर्थ ही सही होगा। ऑप्शन फोर्थ ही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों में से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, समस्या को परिभाषित कीजिए, क्रियाकलाप के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, लास्ट है समस्या का विश्लेषण कीजिए। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या रहेगा? सबसे पहले आपका समस्या को परिभाषित करना है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद समस्या का विश्लेषण आप करेंगे, सेकंड हो जाएगा क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, ये आपका थर्ड हो जाएगा परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। ये आपका सीक्वेंस रहेगा। तो ऑप्शन किस में मैच कर रहा है? फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। एबीएस में निम्नलिखित में से अधिगम में सामुदायिक संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? किस संसाधनों का सही समूह का चयन कीजिए। सामुदायिक संसाधनों का चयन बताना है। विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित्र। सेकंड है बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता। थर्ड है विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस। अगला है मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत या फिर रेडियो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है, बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक और माता पिता। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। सामुदायिक संसाधन का उदाहरण क्या है? यही आपका है। अभिविन्यास अथवा सत्रीकार के विषय में कौन सा कथन सही है? अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवारजन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। सेकंड है अधिविन्यास मूल्यांकन का एकत्र तरीका होता है। थर्ड है अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। लास्ट है अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है, अधिविन्यास स्वयं के विचारों, निर्माण और स्पष्ट करने में मदद करते हैं। तो फोर ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान है, तो आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? आपको पता हो गया आपके विद्यालय में ऐसा बच्चा है जो बहुत होनहार और बहुत ही तेज है, तो ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? पहला ऑप्शन है कोई विशिष्ट परियोजना प्रयुक्त नहीं की जाएगी, उन्हें उच्च कक्षा में विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, उन्हें अलग से पढ़ाया जाएगा। आप अलग से नहीं पढ़ा सकते दोस्तों, उच्च कक्षाओं में भी नहीं कर सकते, उन्हें समृद्ध पाठचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन जो कवर किए आपके ईवीएस के क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे 6 फरवरी 2023 में। अगर आप इस चैनल पर नहीं थे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए दोस्तों।